आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास है हेनरिक फेक्सियस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के सारांश के कुछ काफी दिलचस्प हिस्से। जी। ये किताब बताती है कि कैसे हम लोगों को उनके शब्दों से कहीं आगे जाकर समझ सकते हैं, पर सवाल ये है कि क्या सच में बिना कुछ कहे किसी के मन की बात जानना मुमकिन है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। पहली बात जो सामने आती है और जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली भी लगी, वो ये कि हमारा ज्यादातर कम्युनिकेशन वो शब्दों से होता ही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मतलब बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, चेहरे के हाव भाव, ये सब मिलकर ज्यादा कहानी कहते हैं। शब्द तो बस समझिए 10% या उससे भी कम। बिल्कुल। और यही बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अनकहे इशारे हैं ना, ये अक्सर हमारी असली फीलिंग्स, हमारे असली इरादे बता देते हैं। अच्छा। हाँ, कई बार तो हमें खुद भी पता नहीं चलता। यहीं से शुरुआत होती है दूसरों को असल में समझने की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन इशारों को समझने के जो मुख्य तरीके सारांश में दिए हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। तो मतलब पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही हुआ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक संवाद ही असली चीज है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि संवाद का बड़ा हिस्सा, शायद 90% से भी ज्यादा, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी जेस्चर्स, आवाज का लहजा और हाँ, वो माइक्रो एक्सप्रेशन से होता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, हाँ, वो क्षण भर के भाव। वही जो चेहरे पे एकदम से आते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, लगता है जैसे शब्द तो बस आइसबर्ग का टिप है। एकदम सही कहा। और ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इशारे अक्सर हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर होते हैं। मतलब आप सोच समझकर मुस्कुरा सकते हैं, पर क्या आपकी आंखों में भी वही चमक है? हम्म। या कहीं आपकी मुस्कान के पीछे कोई तनाव तो नहीं? ये नॉन वर्बल सुराग हमारी असली इमोशनल स्टेट बता सकते हैं, भले ही हमारे शब्द कुछ और ही कहानी बना रहे हों। हाँ, ये विरोधाभास पकड़ने वाली बात हुई। बिल्कुल। जब किसी की बातें और उसकी बॉडी लैंग्वेज एक लाइन में ना हो, समझिए शब्द झूठ बोल सकते हैं, शरीर अक्सर सच कह देता है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। अब इसी से जुड़ी एक और चीज, हम्म। सारांश में मिररिंग का जिक्र है। मिररिंग। मतलब सामने वाले के हाव भाव या बैठने के तरीके या बोलने के लहजे की बहुत ही बारीकी से नकल करना। कहा गया है कि लोग अनजाने में उन्हें पसंद करते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। पर क्या ये वाकई काम करता है? मतलब कहीं ये बनावटी या अजीब सा नहीं लगेगा? देखिए, इसके पीछे ना एक मनोविज्ञान काम करता है। जब हम अनजाने में या बहुत ही सटल तरीके से किसी की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव या बोलने के रिदम की नकल करते हैं, हाँ। तो ये सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह का सिग्नल भेजता है, हम एक जैसे हैं, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, हमारी वेवलेंथ मिल रही है। अच्छा। इससे फौरन एक कनेक्शन, एक भरोसा बनने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सूक्ष्मता। सटल्टी। हाँ, अगर आपकी नकल साफ दिख रही है, बनावटी लग रही है, तो असर एकदम उल्टा होगा। सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा, भरोसा टूटेगा। ये बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। जैसे कभी-कभी गहरी बातचीत में दो लोग अनजाने में ही एक दूसरे की तरफ झुक जाते हैं ना? हाँ हाँ, होता है। बस वैसा ही, इसे आप भरोसे की पहली सीढ़ी कह सकते हैं। तो ये तालमेल बिठाने का एक नाजुक तरीका है, सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बॉडी लैंग्वेज के संकेतों को समझने पर। जी। स्रोत कुछ आम उदाहरण देता है, जैसे हाथों को सीने पर बांधना शायद डिफेंसिव होने का या दूरी बनाने का संकेत हो सकता है, या किसी की तरफ थोड़ा झुककर बैठना दिखाता है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है। और फिर वो माइक्रो एक्सप्रेशंस की बात, वो पल भर वाले भाव, इन संकेतों पर कितना भरोसा करें? क्या हाथ बांधने का मतलब हमेशा यही होता है? यहीं पे थोड़ी सावधानी जरूरी है। जैसा स्रोत भी कहता है, ये सिर्फ संभावित इशारे हैं, कोई पक्का नियम नहीं। सबसे जरूरी है कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ। अच्छा, संदर्भ। हाँ, कोई हाथ इसलिए भी बांध सकता है क्योंकि उसे ठंड लग रही है, या शायद कुर्सी ही ऐसी है, या बस उसकी आदत है। तो किसी एक इशारे को देखकर सीधे नतीजे पर पहुंचना, वो गलती होगी। जरूरी है कि आप इशारों के ग्रुप को देखें, पूरी सिचुएशन, बातचीत का माहौल और उस व्यक्ति का नॉर्मल व्यवहार कैसा है, उसे ध्यान में रखें। क्लस्टर्स, संकेतों का समूह। बिल्कुल।
लेकिन हाँ, माइक्रो एक्सप्रेशंस वाकई बहुत कुछ बता सकते हैं। ये चेहरे पर सेकंड के बीच छोटे हिस्से के लिए आते हैं, जैसे 115वें या 125वें सेकंड के लिए। इतना कम? हाँ, और अक्सर वो सच्ची गहरी भावनाएं दिखा देते हैं जिन्हें शायद व्यक्ति दबाने या छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक डर लगना, छिपा हुआ गुस्सा या जबरदस्ती की मुस्कान के पीछे की उदासी, ये सब इन्हें पकड़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, पर ये भावनाओं की असली खिड़की खोल सकते हैं। वाह, मतलब पलक झपकते ही सच्चाई सामने। ये तो जासूसी जैसा लग रहा है। कुछ हद तक। स्रोत इससे भी आगे जाकर मन पढ़ने की कुछ और टेक्निक्स बताता है, जैसे किसी की सांस लेने की रफ्तार में बदलाव पर ध्यान देना, पल के झपकाने की स्पीड कम या ज्यादा होना, या आवाज के लहजे, टोन, पिच, वॉल्यूम में हल्के से बदलावों को नोट करना। यहाँ तक कि शब्दों के परे सुनने की भी बात है। ये सब कैसे मुमकिन है? ऐसा लगता है हर पल एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। देखिए, यहाँ मन पढ़ना शब्द थोड़ा सा शायद मिसलीडिंग हो सकता है। जैसा स्रोत भी कहता है, ये कोई जादू टोना या टेलीपैथी नहीं है। हाँ, वो तो है। ये असल में गहरी ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन क्षमता और पैटर्न पहचानने की कला है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है व्यक्ति के बेसलाइन बिहेवियर को समझना। बेसलाइन बिहेवियर मतलब कि कोई व्यक्ति आमतौर पर जब वो शांत और सहज होता है तो कैसे व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, उसकी नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज क्या है। अच्छा, उसका नॉर्मल तरीका। हाँ, एक बार आप ये समझ जाते हैं तब आप उन डेविएशंस यानी बदलावों पर ध्यान दे सकते हैं। मतलब उस नॉर्मल व्यवहार से कुछ अलग कब और कैसे हो रहा है। ओके। क्या किसी खास टॉपिक पर बात करते हुए उसकी सांसें तेज हो गई? क्या उसकी आवाज अचानक पतली या भारी हो गई? क्या वो नॉर्मल से ज्यादा तेजी से पलकें झपकाने लगा? ये छोटे छोटे बदलाव अक्सर अंदर की इमोशनल स्टेट या तनाव का इशारा करते हैं। और शब्दों के परे सुनने का मतलब है सिर्फ ये नहीं सुनना कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी सुनना कि कैसे कहा जा रहा है। आवाज का लहजा, बोलने की स्पीड, कहाँ हिचकिचाहट है, किन शब्दों को चुना जा रहा है, किन बातों को टाला जा रहा है, ये सब मिलकर शब्दों से कहीं ज्यादा बताते हैं। तो असल में बदलावों को पकड़ना है, नॉर्मल से अलग क्या हो रहा है। बिल्कुल, यही है असली मन पढ़ना, इन बदलावों पर ध्यान देना। समझ गए। तो ये असल में बहुत ध्यान से देखने और सुनने का स्किल है, कोई सुपर पावर नहीं। ठीक है, मान लीजिए हम इन संकेतों को पकड़ने लगते हैं, तो फिर इसका अगला कदम। स्रोत कहता है कि जब हम समझने लगते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है, तो हम अपने मैसेज को इस तरह ढाल सकते हैं कि वो उसके साथ बेहतर कनेक्ट करें। जी, यहाँ प्रभाव डालने यानी इन्फ्लुएंस करने की बात है। लेकिन स्रोत इस पर भी जोर देता है कि यह नैतिक प्रभाव डालना है, मैनिपुलेशन या हेरफेर नहीं। इन दोनों के बीच की लाइन कहाँ है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी को अपने फायदे के लिए अक्सर धोखे से या उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ सोचने या करने पर मजबूर करना। इसमें सामने वाले की भलाई का कोई ध्यान नहीं होता। दूसरी तरफ नैतिक प्रभाव डालना, जैसा स्रोत बताता है, वो समझ और सम्मान पर आधारित है। इसका लक्ष्य होता है दूसरे व्यक्ति के नजरिए, उसकी जरूरतों, उसकी चिंताओं को समझना और फिर एक कॉमन ग्राउंड, एक साझा जमीन खोजना जहां दोनों का फायदा हो। अच्छा। जब आप अपना संदेश सामने वाले की दुनिया की समझ, उसकी भाषा और उसकी स्थिति को ध्यान में रखकर पेश करते हैं तो वो ज्यादा असरदार होता है और उसे स्वीकार करने की संभावना बढ़ जाती है। ये जबरदस्ती नहीं बल्कि सहयोग बनाना है, विश्वास जीतना है। मतलब समझ का इस्तेमाल पुल बनाने के लिए करना है, बिल्कुल, दीवार खड़ी करने के लिए नहीं। और शायद यहीं पर सहानुभूति यानी एम्पैथी की सबसे बड़ी भूमिका आ जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि स्रोत के आखिर में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो यही है कि असली मन पढ़ना या लोगों को गहराई से समझना असल में सहानुभूति का ही दूसरा नाम है। सही पकड़ा आपने। मतलब बिना जजमेंट के खुद को दूसरे की जगह रख कर उसकी भावनाओं, उसके नजरिए, उसकी जरूरतों को महसूस करने और समझने की कोशिश करना। तो क्या ये सारी तकनीकें, मिररिंग हो, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना हो, ये सब असल में सहानुभूति को बढ़ाने के तरीके हैं? आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस पूरी बातचीत का और शायद उस किताब के सारांश का भी सबसे अहम निचोड़ है। सच्ची और गहरी समझ सिर्फ सहानुभूति से ही आती है। तकनीकें आपको बाहरी संकेत पकड़ने में मदद कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कि किसी की भौहें तन गईं या आवाज कांप गई, लेकिन उन संकेतों का सही मतलब क्या है, उस व्यक्ति के लिए उस भावना का अनुभव कैसा है,
ये समझने के लिए सहानुभूति चाहिए ही चाहिए। सही बात है। सहानुभूति के बिना ये तकनीकें सिर्फ सतही ऑब्जर्वेशन बनकर रह जाएंगी या आप और बुरा मैनिपुलेशन का हथियार बन सकती हैं। जब हम सच में ईमानदारी से दूसरे के नजरिए से दुनिया देखने की कोशिश करते हैं, तभी हम उसके नॉन वर्बल संकेतों का सही मतलब समझ पाते हैं और एक असली गहरा इंसानी रिश्ता बना पाते हैं। तो तकनीकें सिर्फ टूल हैं, असली चीज कनेक्शन है। बिल्कुल। सहानुभूति हमें याद दिलाती है कि हम इंसानों से डील कर रहे हैं, पहेलियों से नहीं। बिना सहानुभूति के संकेत पढ़ना सिर्फ एक दिमागी कसरत है। सहानुभूति के साथ ये दिलों को जोड़ने का जरिया बन जाता है। तो अगर हम हेनरिक फैक्सीज की किताब के सारांश से मिली सीख को एक लाइन में कहें, तो मन पढ़ने की कला कोई जादू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में ध्यान देने की कला है, ऑब्जर्व करने की, अशाब्दिक संकेतों की भाषा को सीखने और समझने की क्षमता है, और सबसे बढ़कर ये सहानुभूति प्रैक्टिस करने की इच्छा और काबिलियत है। जब ये सब चीजें मिलती हैं, तब हम सच में ये समझने लगते हैं कि लोग बिना कुछ कहे क्या महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं। जैसा स्त्रोत में कहा गया है, मन पढ़ने की क्षमता कोई सुपर पावर नहीं है, ये बस इस बारे में है कि लोग आपको बिना शब्दों के जो पहले से बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। और इसके प्रैक्टिकल फायदे तो साफ हैं। जब आप लोगों को अपने ऑफिस में, अपने परिवार में, अपने ग्राहकों को, यहाँ तक कि अजनबियों को भी बेहतर समझने लगते हैं, तो आप ज्यादा मजबूत रिश्ते बना पाते हैं। हाँ, ये तो है। आपका कम्युनिकेशन ज्यादा साफ, असरदार हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। आप बातचीत में, मीटिंग्स में, नेगोशिएशन में ज्यादा सफल हो सकते हैं, क्योंकि आप सामने वाले की अनकही जरूरतों और भावनाओं को समझ पाते हैं। और खुद के बारे में भी शायद ज्यादा पता चलता है। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। जब आप दूसरों के नॉन वर्बल संकेतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आप अनजाने में अपने खुद के संकेतों के प्रति भी ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आप खुद को कैसे पेश कर रहे हैं, और आप अपने विचारों और भावनाओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीख जाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कितना कुछ बिना कहे छोड़ देते हैं या गलत समझ लेते हैं। चलिए, आज की चर्चा को यहीं रोकते हुए एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम सब जानबूझकर थोड़ा और ध्यान से अपने आसपास के लोगों के इन नॉन वर्बल संकेतों पर, उनकी मुस्कुराहट के पीछे की थकान, उनकी चुप्पी के पीछे की चिंता पर गौर करना शुरू कर दें, तो हमारे आपसी रिश्ते, हमारी बातचीत और शायद हमारी दुनिया कैसे बदल सकती है। गहरा सवाल है। और क्या, इस गहरी समझ को पाने की कोशिश में किसी के व्यवहार को गलत समझ लेने का भी खतरा है। कहाँ है वो महीन रेखा जिस पर हमें सावधानी से चलना होगा, ताकि हमारी अपनी सोच हमारी समझ पर हावी ना हो जाए।